नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 26वां सब्जेक्ट अपना जूलॉजी है ही। और अपनी बुक जो चल रही है वह कोर डेटा। थोड़ा सा मैं कल जो अपने पढ़ा था 25वीं क्लास में, 25th क्लास में, उसका जिक्र कर देता हूँ। हम पढ़ रहे थे अपने जो रेप्टाइल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था आपको कि 4 मुख्य ऑर्डर को सम्मिलित किया गया है। 5 सब क्लासेज हैं, उनमें से 3 सब क्लास विलुप्त हो चुके हैं, 2 सब क्लासेज एनेप्सिडा सिनेप्सिडा जीवित हैं। इन दोनों सब क्लास के अंदर जो है 4 ऑर्डर अपने सम्मिलित किए गए हैं। पहला किलोनिया था, सेकेंड रिंकोसिफेलिया, थर्ड जो था स्पेमेटा और फोर्थ था क्रोकोडिलिया। तो अपने अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो अपने कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं किलोनिया के, रिंकोसिफेलिया के, उसके बाद में स्क्वेमेटा के। स्क्वेमेटा को फिर 2 सब ऑर्डर के अंदर बांटा गया है, लेसर्टिलिया और ओफिडिया। लेसर्टिलिया के अंदर छिपकलियों को सम्मिलित किया गया है, ओफिडिया के अंदर सांपों को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि जो अपना स्क्वेमेटा जो ऑर्डर था वो सबसे बड़ा ऑर्डर है जिसमें सबसे ज़्यादा जातियाँ पाई जाती है। अब स्टूडेंट जो अपना जो लास्ट ऑर्डर रहा है, जो अपने को पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो अपना बचा है क्रोकोडिलिया। कौन सा बचा अपना? क्रोकोडिलिया, ऑर्डर नंबर 4। क्रोकोडिलिया। अब क्रोकोडिलिया की यदि हम बात करें तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि इसके आगे फिर एविज शुरू हो जाती है। हमारी क्लास एविज शुरू होगी और जो एविज है उसके और रेप्टाइल के बीच की योजक कड़ी के रूप में क्रोकोडिलिया को लिया गया है। क्योंकि क्रोकोडिलिया को रखा तो रेप्टाइल्स में है, परंतु उनके कुछ शरीर की संरचनाएं या शरीर की विशेषताएं ऐसी होती है जो कि एविज से मिलती जुलती है। इसलिए क्रोकोडिलिया को अपने रेप्टाइल और एविज के बीच की योजक कड़ी भी माना गया, जैसा कि अपने इसके हर्ट का एग्जाम्पल दिया था। जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रेप्टाइल्स का जो हर्ट होता है वो इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड होता है, परंतु क्रोकोडाइल्स या क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है इसका जो हर्ट है वो पूर्णतः या कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। इसलिए जो है क्रोकोडिलिया को रेप्टाइल और एविज के बीच की योजकड़ी माना गया है। उसके अलावा यदि इनके कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें, सबसे पहली बात ये है विकसित, बड़े, मांसाहारी। विकसित, बड़े, मांसाहारी और जलीय सरीसृप होते हैं। सृप होते हैं, ये आपने देखा है। क्रोकोडाइल्स के आपने ज़रूर देखा होगा। तो विकसित है क्योंकि सबसे अंतिम ऑर्डर है, तो इसके आगे एविज आ जाते हैं। तो एविज आते हैं तो इसका मतलब ये विकसित हैं, बड़े हैं, मांसाहारी हैं और जलीय सरीसृप होते हैं, जल में रहते हैं। उसके अलावा इनके यदि देखा जाए तो पूंछ लंबी, मजबूत और पार्श्व संपीड़ित होती है। टेल लंबी, मजबूत व पार्श्वीय संपीड़ित होती है। अब क्या होता है, पूंछ इतनी ज़्यादा लंबी होती है और इतनी मजबूत होती है कि ये पूंछ की सहायता से शिकार भी कर लेता है और पूंछ की सहायता से खुद को ये रोटेट भी कर लेता है। तो कहने का मतलब इसकी पूंछ जो है लंबी, मजबूत और पार्श्व संपीड़ित। पार्श्व संपीड़ित का मतलब क्या होता है, इसकी जो पूंछ होती है वो इस प्रकार से होती है बीच में से, तो परंतु साइड में से जो है वो इस प्रकार से होती है। साइड में से क्या होती है, इस तरह से होती है, दोनों साइड में से। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पार्श्वीय संपीड़ित या लेटरल फ्लेटेड होती है। उसके अलावा यदि बात करें इसके फुट जो होते हैं छोटे होते हैं, फुट छोटे, शक्तिशाली
नखर युक्त व फुट वेब युक्त होते हैं प्रेजेंट। बहुत बड़े नहीं होते फुट, हालांकि पूंछ तो बड़ी होती है, फुट छोटे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और नखर या नाखून युक्त होते हैं। फुट वेब मैंने बताया था उंगलियों के बीच में जाल पाया जाता है। नखर मतलब उंगलियों के अंदर नाखून पाए जाते हैं जो कि शिकार को करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा बात करें इसकी त्वचा जो होती है मोटी होती है और उसके अलावा सल्क युक्त होती है। स्किन मोटी व सल्क युक्त होती है, सल्क युक्त होती है। उसके अलावा अस्थिल पट भी पाए जाते हैं, अस्थिल पट भी पाए जाते हैं। ये इसकी त्वचा की विशेषता है। मोटी होती है और सल्क युक्त होती है। उसके अलावा अस्थिल पट भी पाए जाते हैं। अस्थियों के बने हुए सेप्टम जो है उनके बीच बीच में, सल्कों के बीच में पाए जाते हैं जो कठोरता प्रदान करते हैं और त्वचा मोटी होने के कारण इसको सुरक्षा भी मिलती है। उसके अलावा यदि बात करें इसकी जो है स्कल या करोटी जो होती है वो द्विछिद्री होती है, जो आपको बताया था, जो कि क्योंकि हम जो सिनेप्सिडा है उनको पढ़ रहे हैं तो सिनेप्सिडा के अंदर दो जोड़ी जो है टेम्पोरल फोसा पाए जाते हैं। जो पहला टेम्पोरल फोसा जो होता है पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्विमोजल बोन के जॉइंट के ऊपर होता है, दूसरा जॉइंट के क्या होता है, नीचे होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें इनकी जो रिब्स होती है वो बाइसिफिलेशन यानी द्विशीर्षी होती है। रिब्स द्विशीर्ष होती है, यानी दो सिरे होते हैं इस प्रकार से। एक रिब जो होती है उसकी इस तरह से दो सिरे होते हैं, तो इसकी ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, द्विशीर्षी। दो शीर्ष जिसके पाए जाए वो क्या कहलाती है, द्विशीर्षी। उसके अलावा अगर बात करें दांत जो होते हैं संख्या में अनेक होते हैं, दांत अनेक व गर्त दंती होते हैं, थिकोडोंट जिसको बोलते हैं। और संख्या में अनेक होते हैं। थिकोडोंट दांत क्या होते हैं आपको बताया था। वे दांत जो कि मसूड़ों और अस्थियों के बने हुए गड्ढे में स्थित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, थिकोडोंट टीथ कहा जाता है। तो गर्त दंती होते हैं, दांत होते हैं मजबूत भी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो दांत है इनकी सहायता से शिकार को चीरने फाड़ने का काम करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें हर्ट जो है मैंने पहले भी बताया था, सबसे बड़ी विशेषता हर्ट कंप्लीट फोर चैम्बर्ड होता है, यानी पूर्ण 4 कक्ष होते हैं। युक्त होते हैं, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है जो इसी की विशेषता होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है क्लोएका पाई जाती है और अनुदैर्ध्य दरार होती है, या लॉन्गिट्यूडिनल दरार होती है। क्लोएका प्रेजेंट और एंड पोर, यानी कि क्लोएका यानी अवस्कर जो उपस्थित होती है, अवस्कर उपस्थित व अनुदैर्ध्य छिद्र होती है संरचना में, अनुदैर्ध्य छिद्रयुक्त, छिद्र के रूप में बताया था। अनुदैर्ध्य का मतलब इस तरह से होती है, क्लोएका का छिद्र इस तरह से हो तो ये कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल, और इस प्रकार से हो तो कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स। तो इसके अंदर कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अब एग्जांपल्स की यदि हम बात करें तो एग्जांपल्स आपने पढ़ी हैं, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये क्या इसके एग्जाम्पल हैं जो अपने देखे हैं। तो अपने क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है वो समाप्त होता है
और क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर है इसके अंदर जो विशेषताएं मैंने आपको बता दी, मुख्य मुख्य विशेषता ऑर्डर की ये होती है, इसमें विकसित हैं, मांसाहारी जलीय सरीसृप होते हैं। और उसके अलावा अपने ये अंडे जो है मैं आपको बता देता हूँ जल के किनारे देते हैं। और उसके अलावा टैल लंबी मजबूत और पार्श्व क्या होती है, संपीड़ित होती है। फुट छोटे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, नखरयुक्त होते हैं और इनमें फुट वेब भी पाया जाता है। उसके अलावा जो स्किन है अच्छा, ये फुट वेब के कारण क्या होता है कि तैरने में इनको क्या होती है, आसानी होती है। नखरयुक्त होने का फ़ायदा क्या है, इनको शिकार करने में आसानी होती है। स्किन जो है मोटी होती है, सल्कयुक्त होती है, स्थिलपट भी पाए जाते हैं। उसके अलावा रिब्स है, द्विशीर्षी होती है, 2 शीर्ष होते हैं आगे की ओर, प्रत्येक रिब के अंदर दांत अनेक और गर्ददंती होते हैं। गर्ददंती का मतलब मैंने बताया था कि मसूड़ों और हस्तियों के गड्ढे के अंदर स्थित होते हैं। हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको, केवल क्रोकोडिलिया की विशेषता होती है। उसके अलावा क्लोएका पोर्स प्रेजेंट होती है और जो कि लॉन्गिट्यूडिनल रूप में पाया जाता है या अनुदैर्ध्य रूप में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्रोकोडाइल और एलिगेटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार अपने जो अभी जो समाप्त होता है, ये अपने जो क्लास रेप्टाइल चल रही थी उसको आज अपने कंप्लीट कर दिया। उसका अपने करैक्टर देख लिए और उसके अपने जो है क्लासिफिकेशन उसको भी देख लिया। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास चलेगी वो है एविज। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, एविज। अब एविज जिसको हम पक्षी वर्ग भी कहते हैं, जिसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पक्षी जो है वो अपने आसपास खूब पाए जाते हैं और जिनको आप देखते हो अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी है, एविज यानी पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग जो है इनकी यदि हम विशेषताओं की बात करें तो मुख्य मुख्य विशेषता क्या होती है। पहली बात तो पक्षी जो होते हैं अपने चारों ओर पाए जाते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है देखिएगा स्टूडेंट की, जो सबसे पहली बात तो ये टेट्रापोड एनिमल हैं। मैं थोड़ा सा इनके एक आउटलाइन यदि हम बात करें, उसके बाद में हम इसके जितने भी करैक्टर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आउटलाइन की बात कर लेंगे। जो पक्षी वर्ग है इनकी मुख्य जो बातें हैं वो क्या होती है। तो देखिएगा कि ये जो जंतु हैं, पहली बात तो अभी तक जितने भी जंतु हम पढ़ रहे थे सारे असमतापी थे। पहले ऐसे जंतु हैं जो कि समतापी होते हैं, इनका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है। और पहले ऐसे जंतु हैं जो टेट्रापोड जो उड़ते हैं, यानी कि जिनके लिए उड़ने के लिए फिन्स या पंख पाए जाते हैं। अब देखिएगा कि इनकी यदि हम सामान्य विशेषताओं की बात करें तो जो पक्षी होते हैं, इन पक्षियों के अंदर पहली बात तो जो टेट्रापोड होते हैं, तो टेट्रापोड होने के कारण क्या होता है कि दिखाई अपने को 2 ही पाँव दिखाई देते हैं, क्योंकि अगले जो एक जोड़ी पैर है या जो अगले दोनों पैर हैं वो पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पिछले जो फुट जो अपने को दिखाई देते हैं वो एक जोड़ी अपने को दिखाई देते हैं, वो फुट जो है वो लंबे मजबूत होते हैं, जो इन्हें चलने में मतलब कूदने में या यूँ कह सकते हैं कि स्थल पर एक्टिविटी करने के लिए आवश्यक होते हैं या दिखाई अपने को देते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इन जंतुओं की जो फिदर्स हैं वो भी पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उसके अलावा फिदर्स पाए जाते हैं। अब ये फिदर्स जो होते हैं एक तरीके से इनका बाह्य कंकाल भी बनाते हैं, ताकि इनका तापमान ये है समान बना रहे, यानी समतापीय अवस्था में ये बने रहें। उसके अलावा यदि हम बात करें इनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं। खोखली होने से क्या फ़ायदा है, इनको उनके अंदर हवा भरी रहती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो उड़ने में क्या होता है आसानी हो जाती है। उसके अलावा इनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं, वायु कोष भी पाए जाते हैं। वायु कोष शरीर को हल्का कर देते हैं, हल्का करने से जो है उड़ने में आसानी हो जाती है। तो हड्डियों का खोखला होना, वायु कोष का पाया जाना, ये उड्डयन अनुकूलन है। उसके अलावा इनकी जो उड़ने वाली पेशियाँ होती हैं, उड़न पेशियाँ होती हैं, वो भी बड़ी मजबूत होती हैं, जो कि इनके फिदर से इनके जुड़ी रहती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि ये इनके अंदर चोंच पाई जाती है, चोंच के अंदर दांत नहीं होते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर जो है मूत्राशय अनुपस्थित होता है, ताकि मूत्र को तुरंत ही शरीर से बाहर विसर्जित कर दिया जाए, क्योंकि मूत्राशय होने से शरीर का भार बढ़ जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये अंडज होते हैं, इनके अंदर जो है ये अंडे देते हैं, अंडे के अंदर ही पूरे भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। और इनके अंदर मोस्टली क्लोएका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्लोएका पाई जाती है मोस्टली।
तो क्लोएका पाए जाने के कारण क्या होता है कि जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल क्लोएका को एक दूसरे के समीप ला करके इसके मैथुन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो एविज जो हैं इनके ये मुख्य ये लक्षण जो मैंने अभी बताए हैं। उसके अलावा यदि कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिनके अंदर जैसे मिल्क टाइप में चीज़ें बनती है, जैसे अपने हम बात करें जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कबूतर का, पिजन या कबूतर के अंदर, उसके अंदर क्या विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जो कि मिल्क का सिक्रेशन करती है, जिसको हम पिजन मिल्क कहते हैं। वो पिजन मिल्क जो है पिजन अपने शिशुओं को अपने मुख की सहायता से पिलाता है। तो पिजन मिल्क जैसी कंडीशन भी इनके अंदर पाई जाती है। और वो पिजन मिल्क होता है उसका सामान्य जो करेक्ट यूँ कह सकते हैं कि जो सामान्य कंपोजिशन होता है वो सामान्य दूध की तरह ही होता है, जिससे शिशुओं को पोषण प्राप्त होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके जो भी मुख्य कैरेक्टर्स हैं उन सब कैरेक्टर्स को लेकर यदि हम चलें तो सबसे पहली बात जो है ये कैरेक्टर्स यदि हम बात करें, पहला कैरेक्टर ऐसे कशेरुकी जो उड़ने में सक्षम होते हैं। प्रथम कशेरुकी जो उड़ने में सक्षम होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। उड़ने के लिए इनमें पंख पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये जंतु जो है वार्म ब्लूडेड होते हैं या समतापी प्राणी होते हैं। ये वार्म ब्लडेड यानी समतापी प्राणी है। शरीर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जो पंख पाए जाते हैं या जो फीदर्स पाए जाते हैं वो इसको तापमान को एक तरीके से समान बनाए रखने में सहायक होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, शरीर जो होता है इस शरीर के ऊपर फीदर्स पाए जाते हैं जो कि बाह्य कंकाल के रूप में काम करते हैं। रूप में होता है। बाह्य कंकाल सुरक्षा भी करता है, तापमान को भी समान बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये जो जंतु होते हैं इनके अगर पाँव पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ये आपको ध्यान होना ही चाहिए। ये बात मैंने बताई भी आपको, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पशु पाँव चलने दौड़ने में सहायक होते हैं। और पशु पाँव जो होते हैं उनके ऊपर जो है आपको मैं बता देता हूँ, स्केल्स या सल्क भी पाए जाते हैं। पशु पाँव पर सल्क भी उपस्थित होते हैं। तो अगर पाँव आपको बताया था पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि पशु पाँव जो है चलने में, दौड़ने में, उसके अलावा तैरने में, और किसी जैसे पर्चिंग की क्रिया होती है। पर्चिंग क्या होता है ये बताता हूँ। जंतु जो है किसी टहनी के ऊपर बैठा रहता है अपने पाँव की सहायता से, उस घटना को पर्चिंग कहते हैं। तो पर्चिंग की घटना के लिए या किसी टहनी को या किसी वायर को पकड़ने के लिए इसके पाँव क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। या यूँ लिख सकते हैं किसी आधार को पकड़ने के लिए आधार सतह को पकड़ने में भी सहायक हैं। ये बात सही है। अपने देखते हैं पक्षी अपने आसपास पर्चिंग की क्रिया करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनका जो शरीर होता है हेड, नेक, ट्रंक एवं टेल में विभाजित होता है। बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड
टेल में विभक्त होती है, यानी शरीर जो है सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बंटा होता है। ये अपने देखते ही हैं, कबूतर देखो चाहे मोर देखो, अपने आसपास जितने उनके अंदर सबके अंदर अपने देखते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, ग्रीवा जो होती है गतिशील होती है और मुख पर दंत रहित क्या पाई जाती है, चोंच होती है। ग्रीवा ग्रीवा यानी नेक गतिशील होती है। हालांकि कुछ पक्षियों में छोटी होती है, कुछ में जैसे शुतुरमुर्ग वगैरह के अंदर क्या होती है, जैसे पिकॉक वगैरह के अंदर नेक काफ़ी लंबी होती है, बड़ी होती है, तो होती परंतु क्या गतिशील है, गतिशील होती है। ग्रीवा क्या होती है, गतिशील होती है। वह दंत रहित चोंच उपस्थित होती है, चोंच उपस्थित होती है। तो ये अपने को पता है, चोंच की सहायता से ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने में या अनाज को खाने में क्या मिलती है, इनको सहायता मिलती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अंदर जो है त्वचा जो होती है शुष्क होती है, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम बात करें, त्वचा शुष्क होती है, अर्थात किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है, परंतु टेल पर प्रीन ग्लैंड या यूँ कह सकते हैं अपने प्रीन ग्लैंड या तेल ग्रंथि, एक ही बात है, तेल ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रीन ग्लैंड या तेल ग्रंथि पाई जाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ, कई बार आपने देखा हुआ कि जैसे जो कुछ क्या सभी पक्षियों के अंदर क्या होता है कि त्वचा एकदम शुष्क होती है, इसके ऊपर कोई तेल ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, परंतु कई बार आपने देखा है कि जैसे कबूतर ले लो या जो और भी कोई पक्षी है, वो क्या करते हैं कि अपनी गर्दन को मोड़ के और अपने जो पूंछ वाला भाग उस पर बार बार चोंच को मारता है जब वो किसी सतह पर बैठा हो, तो उस घटना को हम प्रीनिंग बोलते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं हम, प्रीनिंग। क्योंकि क्या करता है वो, जब चोंच उस टेल पर मारता है तो वहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, प्रीन ग्लैंड, जिसको हम तेल ग्रंथि भी कहते हैं। उस चोंच से उस प्रीन ग्लैंड को बार बार इस तरह से जब वो टच करता है तो उस प्रीन ग्लैंड से तेलीय पदार्थ निकलता है। वो तेलीय पदार्थ क्या करता है, अपनी त्वचा पर फैला देता है या अपनी चोंच पर फैला देता है, जिससे क्या होता है कि इसकी पूरी त्वचा जो हो जाती है वो तेलीय या चिकनी या स्मूथ हो जाती है। उसका इसको क्या मिलता है, ये फ़ायदा मिलता है। तो इसके अंदर और तो कोई ग्लैंड नहीं होती, परंतु ये याद रखना, प्रीन ग्लैंड केवल बर्ड्स में पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बर्ड्स में पाई जाती है और इसकी पूंछ या टेल पर होती है। और प्रीन ग्लैंड जो होती है, इसके अंदर से एक चोंच जब इस प्रीन ग्लैंड पर मारता है तो इससे एक तेलीय पदार्थ निकलता है, जिससे त्वचा पर फैला कर उस त्वचा को स्मूथ कर देता है या चिकना बनाने में काम करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसकी जो पेक्टोरल मसल्स होती है, उड़न अंशपेशियाँ जो होती हैं, वो क्या होती है, बहुत अधिक विकसित होती हैं, उड़ने के लिए सहायक होती हैं। पेक्टोरल मसल्स, अंशपेशियाँ अधिक विकसित होती है, जो कि उड़ने में सहायक होती है, उड़ने में सहायक होती है। अब देखिएगा कि पेक्टोरल ग्रिडल्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पाँव जो हैं, एंटीरियर जो लिम्स हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाती है, तो एंटीरियर लिम्स को सेंट्रल जो स्केलेटन है उससे जोड़ने का काम पेक्टोरल ग्रिडल करती है। तो पेक्टोरल ग्रिडल वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पेशियाँ पाई जाती है, जिनको हम पेशियाँ कहते हैं या पेक्टोरल मसल कहते हैं, कि ज़्यादा विकसित होती है, जिससे पक्षी जो है आसानी से
उड़ान भर सकता है। तो उड़ने में क्या होती है, सहायक होती है, और ये मजबूत होने के कारण ये क्या है, आसानी से उड़ सकते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें, इसकी जो स्कल है उसके अंदर केवल एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, या यूँ कहते हैं स्कल जो है मोनोकोंडाइल होती है, मोनोकोंडाइल होती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि एम्फीबियंस होते हैं वो डाइकोंडाइल होते हैं, रेप्टाइल्स मोनोकोंडाइल होते हैं, और एविज भी क्या होते हैं, मोनोकोंडाइल होते हैं। होता क्या, ये बताया था आपको कि जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम की प्रथम वर्टिब्री एटलस होती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वर्टिब्रल कॉलम की प्रथम वर्टिब्री को एटलस कहते हैं। एटलस जहाँ करोटी या स्कल में जुड़ती है उसके ठीक दोनों ओर उभार पाए जाते हैं। यदि उन उभारों की संख्या दोनों ओर 2 हो तो उसको कहते हैं डाइकोंडाइल स्कल या करोटी, और यदि उन उभारों की संख्या 1 हो, किसी एक साइड हो, तो उसको कहते हैं मोनोकोंडाइल स्कल या करोटी। तो पक्षियों के अंदर यदि बात करें तो वो जो उभार होता है उस उभार का नाम होता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। उस उभार का नाम क्या होता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो पक्षियों के अंदर क्या होता है, उस उभार की संख्या केवल 1 होती है, इसलिए उसको कहते हैं मोनोकोंडाइल स्कल या करोटी। तो स्टूडेंट्स, ये आज अपने कुछ जो करैक्टर हैं, 9-10 करैक्टर जो अपने देखे हैं पक्षी वर्ग के। तो पक्षी वर्ग के अंदर ये 9 करैक्टर ऐसे हैं जो कि अपने बताते हैं कि पक्षियों की मुख्य विशेषता क्या है। उसके बाद में जो कल बचे हुए करैक्टर हैं वो कल अपने नेक्स्ट 27वीं क्लास में देखेंगे। थैंक यू।